देखो एनर्जी कंसिडरेशन पढ़ना है अभी हमें, एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ कल पढ़ा था ना हमने कि अगर किसी कोयल का, ये रेक्टेंगुलर कोयल थी, कल हमने पढ़ा था कि अगर इस कोयल का आप एरिया चेंज करते हो तो भी फ्लक्स चेंज होगा, और चेंज होता हुआ फ्लक्स किसको क्रिएट करेगा? इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस करेगा ना। अब इसमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कितना फोर्स लगाएंगे, सारी चीज़ ध्यान से देखो। आप मान लो इधर वेलोसिटी दे रहे थे इधर, तो वेलोसिटी देने के लिए इसको कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। बिना फोर्स के तो आप इसको धकेल नहीं पाओगे, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर इसमें कितना करंट बनेगा। पहली बात, इसमें इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला कितना आया था, याद है? BLV। भाई इसके अंदर इस कॉइल को आप मूव करते हो इस फ्रेम में, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा एट दिस लोकेशन, जितनी लेंथ होगी इस कंडक्टर की, और जितना वेलोसिटी आप ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब करंट कितना होगा? अगर आप देखो इस कॉइल में करंट का फॉर्मूला क्या आता है? V/R। पढ़ रखा है कि नहीं? हाँ, ये स्मॉल आर मानो, आप कैपिटल आर मानो, ये क्या है? इसका रेजिस्टेंस, इस कंडक्टर का PQ, जिसको आप मूव कर रहे हो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? BLV/R। आए समझ में? अब इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। इस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? किसके कारण भाई? मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, क्योंकि जब आप इसको चलाओगे तो इसमें करंट बनेगी, और करंट चलता हुआ करंट साथ में क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, और फिर वो इसके ऊपर क्या लगाएगा? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। तो कितना फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स का फॉर्मूला क्या है अपने पास, याद है? ILB sin थीटा। याद आ गया? साइन कितना है यहाँ पे? साइन एंगल 90 है, तो साइन 91 हो गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट पूछ सकते हो। अब फोर्स हो गया ILB, आई आपके पास है ही, फोर्स इज इक्वल्स टू I यानी कि BLV डिवाइडेड बाय R, और L और B साथ में और बच गया आगे। आई है, तो I लिखा है मैंने, करंट पूरा, ठीक है। L और B और बच गया साथ में, तो फोर्स कितना लगेगा? B² हो गया कि नहीं? ये B अंदर मल्टीप्लाई करोगे, B² हो गया, L का भी क्या हो गया? स्क्वायर, V/R। इतना फोर्स लगेगा इसके ऊपर, और इतना फोर्स अगर आप लगा देते हो तो ये कंडक्टर चलेगा। ये फोर्स किसके कारण है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण है इसके ऊपर। आया समझ में? तो अब इसको धकेलने में कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी? पावर रिक्वायर्ड टू पुश दिस कंडक्टर। ध्यान से देखिए, पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर। कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, एक और है, देखो ठीक लगा रहे हो आप, पावर का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक बता रहे हो। अब वर्क डन को क्या लिख सकते हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है? वेलोसिटी। आ गया समझ में? तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, आया ना समझ में? पावर निकाल रहे हैं, कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी इस कंडक्टर को मूव करने में। तो फोर्स आपके पास है B²L² V अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, और मल्टीप्लाई में क्या है? V, तो V का भी क्या हो गया है? स्क्वायर। तो इतनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी भाई इसको पुश करने में। आ गया समझ में? अब आप एनर्जी खर्च करोगे भाई, इसको पुश करोगे तो मैकेनिकल एनर्जी है ना, पुश करने में कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी के कारण आप देखो पावर डिसिपेटेड पर सेकंड क्या होगी मैकेनिकल एनर्जी के कारण? तो मैकेनिकल एनर्जी के कारण पावर डिसिपेटेड पर सेकंड, एनर्जी डिसिपेटेड बोल सकता हूँ मैं, एनर्जी डिसिपेटेड, वर्क डन पर सेकंड क्या है? पावर। एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकंड यानी कि वर्क डन पर सेकंड इज पावर। और पावर का एक और फॉर्मूला में आता है I²/R। तो I आपने शुरू में निकाला था, ठीक है। यहाँ से BLV डिवाइड बाई R, ठीक है। तो इसका स्क्वायर है कंप्लीट का, तो B² L² V² और R²। एक R² से एक R कैंसिल, सिर्फ क्या बच जाएगा? देखो R है यहाँ, और यहाँ R का स्क्वायर, कंप्लीट का क्या है? I का स्क्वायर। तो एक से एक पावर कैंसिल,
भाई कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हो पर सेकंड, वो वाली आपकी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल पावर में। बताया था ना मैंने कि एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। तो आपके द्वारा की गई एनर्जी, खर्च की गई एनर्जी किस में, टू मूविंग दिस कंडक्टर, क्या करना है, कंडक्टर को मूव करना है, उसमें जो एनर्जी खर्च हुई है वो किस में कन्वर्ट होगी, पावर में। दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर जो इसमें बनी है। एनर्जी डिसिपेटेड, कितनी एनर्जी खर्च हुई वही किस में बदल गई है, पावर में। ये इलेक्ट्रिकल पावर है, समझ में है ना। ये मैकेनिकल पावर है, आपने इसको पुश किया था वो मैकेनिकल पावर है, और वही पावर फिर किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल पावर में। आ गया समझ में। हाँ अब देखो एक न्यूमेरिकल बोलता हूँ मैं आपको ईएमएफ निकालनी है कंडक्टर में। एक कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.1 meter moves with a velocity of 10 meter per second in a magnetic field of 1 Weber per meter square. Find EMF induced. EMF इंड्यूस निकाल लिया भाई, इससे आसान क्या होगा। EMF इंड्यूस कंडक्टर में फॉर्मूला क्या है, BLV। EMF इंड्यूस B कितना है 1, लेंथ ऑफ द कंडक्टर 0.1, ये 10, पॉइंट हटाओ नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल, EMF इंड्यूस इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एडी करंट भाई, एडी करंट। व्हाट इज एडी करंट, एडी करंट क्या है भाई, ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। और एडी करंट समझ में आते ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व हो जाती हैं। एडी करंट क्या है, देखो एडी करंट क्या है, मान लो अगर आपके सामने एक लोहे का पीस है, ठीक है क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़, ये नोटबुक दे, अपने सामने एक लोहे का पीस है ये, ठीक है ना और ये मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो जब आप इसके आगे इसको ऐसे मूव करोगे, कोयल का तो हमें पता है, कोयल में जब कोयल में आप करंट फ्लो करवाते हो उस टाइम पे क्या होता है, करंट कैसे फ्लो होता है, मतलब लेंस लो, सारी चीज़ें आपको समझाइए। लेंस लो क्या कहता है, लेंस लो क्या कहता है, याद है, जब आप इस कॉइल के साथ लिंक फ्लक्स चेंज करना चाहोगे, इस कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स जब चेंज होगा तो ये क्या करेगी, अपोज करेगी। ये चाहते हैं कि अभी इसके साथ लिंक फ्लक्स 0 है, तो जब मैं पास लेके जा रहा हूँ क्या चाहेगी, मेरे साथ लिंक फ्लक्स 0 ही रहे, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती हमने लिंक कर दिया। अब अगर दूर लेके जाना चाहते हैं तब क्या चाहते हैं, लिंक फ्लक्स फुल रहे, तो दूर लेके जा रहे हैं फ्लक्स घट रहा है, तो ये उसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएगी, एक बार अपोज कर सके इस फील्ड को और एक बार सपोर्ट कर सके। बताया था ना लेंस लो। हाँ वैसे क्या ये कंडक्टर है, अगर मान लो आप क्या कि ये कंडक्टर है, ऐसा कोई कंडक्टर है, क्या ये भी अपोज करेगा क्या, अगर इस कंडक्टर के आगे आप एक मैग्नेट को आगे पीछे मूव करते हो, क्या इसके अंदर भी सेम थिंग होगी, क्या वही चीज़ देखने को मिलेगी, इट इज़ द क्वेश्चन, समझ में। तो आंसर है यस, इसके अंदर भी वैसा ही होगा। जब आप इसके आगे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो तो इसमें ये अपोजिशन चाहता है, अपोजिशन, इसके साथ लिंक फ्लक्स 0 रहे, तो उसके लिए ये अपने अंदर से करंट फ्लो करवाता है, चीज़ है समझ में। और ये हमने ऑब्जर्व किया है रियलिटी में, कभी आप सोचो वैसे ही कह रहा हूँ, ये ऑब्जर्व किया है, क्या ऑब्जर्वेशन है कि जब आप इस लोहे के टुकड़े को एक धागा बांध लिया आपने और ऐसे आप ऑसिलेशन करवा रहे हो, अभी कोई मैग्नेट नहीं है, ऑसिलेशन करवा रहे हो, तो ये ऑसिलेट कर रहा है, तो मान लो ये 1 सेकंड में 10 बार ऑसिलेट कर रहा है, मान लो, मानने के लिए, तो 1 सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, 10 बार। और जैसे हम इसके आगे मैग्नेट रख देंगे, टच नहीं करना है, इसके आगे मैग्नेट लेके जानी है बस, तो सिर्फ 4 बार ऑसिलेट करता है, यानी कि क्या हो गया ये स्लो, यानी कि इसके साथ लिंक फ्लक्स, ये चाहता है मेरे साथ लिंक फ्लक्स चेंज ना हो, लिंक फ्लक्स चेंज ना हो। तो एडी करंट क्या है, समझ में तो नहीं आया,
कॉइल जो है वो करंट फ्लो करवाती है ना, वैसे ही ये कंडक्टर है ना, ये भी मोशन को अपोज करता है। मोशन को अपोज करने के लिए जब आप इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, मोशन को अपोज करने के लिए, मोशन तो अपने आप रुक जाएगा, वो समझिए, मोशन का अपोजिशन तो अपने आप चालू हो जाएगा। क्योंकि आप देखो जब ये हिल रहा है तो इसके पास मैग्नेट लेके जाएंगे। अब ये चाहेगा कि मेरे पास ये मैग्नेट ना आए, फ्लक्स कितना आ रहा है 0, तो ये उल्टी डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो करवाएगा और उल्टा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब ये भी नॉर्थ बन गया, ये भी नॉर्थ बन गया, रिपेल करेगा ना। अब दूर जा रहा होगा, एक बार तो पास आते हुए रोका, ध्यान से देखो, एक बार तो पास आते हुए रोका मैग्नेट के, क्योंकि ये नॉर्थ आ रहा है ना इसके पास, ये क्या चाहता है मेरे साथ लिंक फ्लक्स 0, चेंज ना हो मेरे साथ। तो ये उल्टी डायरेक्शन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ऐसे करंट फ्लो करवाएगा अपने अंदर से, और एक बार जब पास आ रहा होगा तब रोकेगा। अब पास आ तो गया ज़बरदस्ती, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। अब पास आ गया, लेकिन पास आ गया तो अब दूर जाएगा, ऑसिलेट कर दे। जब दूर जाएगा तो ये खुद इस अपने अंदर से उसी डायरेक्शन में क्या बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो अब दूर जाने से भी रोकेगा इसको। तो ऑसिलेशन बहुत छोटा डैम्प हो गया कि नहीं। जब पास आ रहा था तो पास आने से रोक रहा था, दूर जा रहा है तो दूर जाने से रोक रहा है। ये चीज़ आएगी नहीं समझ में। तो ये जो कॉइल है ये ही अपोज नहीं करती है सारे मटेरियल्स, कोई भी मेटेलिक मटेरियल है वो अपोजिशन चाहता है और अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए वो क्या करेगा, ये मेरे पास टुकड़ा है मान लो, पीस ऑफ मेटल, ये जो मैं हाथ में ले रखा था मेटेलिक मान लो आप इसको, ठीक है। तो ये अपोजिशन के लिए करंट फ्लो करवाएगा। करंट फ्लो कैसे करवाएगा, सबसे आसान तरीका क्या है, बिल्कुल दूर दूर कॉर्नर्स में करंट फ्लो करवाएगा ऐसे। अब देखो सर्कुलर करंट बन गई है, क्या ये नेचर की खूबसूरती है। देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर बनाना है उल्टी डायरेक्शन में तो सर्कल में करंट फ्लो करवाओ, एक्सिस के अबाउट क्या बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब अपोजिशन बढ़िया होगा, आ रहा है ना समझ में। अब दूर दूर फ्लो करवाएगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा देखो सर्कल जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा करंट बन सकती है। चलो ठीक है, अपोजिशन कम पड़ गया, करंट कम पड़ गई, तो फिर क्या करेगा, एक लेयर और चार्जेस की चलाएगा पास में उनके, आ रहे समझ में। अब भी अपोजिशन कम पड़ गया तो फिर एक और लेयर चलाएगा पास में ऐसे ऐसे अंदर अंदर, ये अंदर अंदर है मेटल के अंदर अंदर। अब भी अगर कम पड़ गया तो एक लेयर और चला देगा चार्जेस की, एक सर्कल और चला देगा, समझ में रहे। तो ये कैसा है कि एक भंवर टाइप बन गया है। क्या बन गया बेटा, ये भंवर, पानी में देखते हो ना कई बार ऐसा भंवर बनता है गोल गोल गोल। तो ये एडी वहाँ से लिया भंवर से, भंवर टाइप फ्लो हो रहा है इसमें। तो भंवर टाइप क्या है, चार्जेस करंट, तो हमने क्या नाम रख दिया, एडी करंट। आगे समझ में। क्या चाहता है, अपोजिशन ऑफ मोशन। क्यों चाहता है, क्योंकि इसके साथ लिंक फ्लक्स वैसा है जैसे रहे वैसा ही रहे, 0 है तो 0 रहे, फुल है तो फुल ही रहे, उसके कारण ये फ्लो करवाता है। आगे समझ में। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ इलस्ट्रेशन के लिए। एग्जांपल ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया मैंने नॉर्थ और साउथ, दो एग्जांपल दूंगा और अच्छे से समझ में। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया कि नहीं, नॉर्थ टू साउथ हो गया सेटअप। अब यहाँ पे बीचों बीच धागा बांध करके एक पेंडुलम को लटकाया ऐसे, ठीक है। ये पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा लगाया हमने, और ये पेंडुलम कैसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा दिया, जैसे ये पेंडुलम नीचे, मेटलिक है ये, वो मेटल का है, जैसे ये पेंडुलम नीचे आएगा सोचो क्या होगा। ये क्या चाहता है, मेरे साथ लिंक्ड फ्लक्स 0 ही रहे, क्योंकि अब 0 है ना। क्या चाहेगा, मेरे साथ लिंक फ्लक्स 0 ही रहे। उसका एक ही तरीका है, एक और भी है, दो हैं, या तो ये यहीं रहे, बाहर है बाहर ही रहे, लेकिन बाहर रह नहीं सकता क्योंकि मजबूरी है, ग्रेविटी का फोर्स इसके ऊपर लगता है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच के लेके आती है इस पर। लेकिन आ तो गया, मजबूरी है, अब मजबूरी के कारण ये झूल के नीचे आ तो गया ऐसे, ठीक है, झूल के आ गया इस पोजीशन पे। अब इसके साथ फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा। अब क्या चाहेगा, मेरे साथ लिंक फ्लक्स क्या रहे, 0 ही रहे। उसके अपोजिशन में इसको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर करंट फ्लो करवानी पड़ेगी, ताकि इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सके, वो अपोज कर सके। भाई मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ 0 है तो 0 ही रहे, तरीका क्या है, उतना उल्टा बना दो भाई, इस डायरेक्शन में जितना है उतना उल्टा बना दे मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स लिंक कितना हो जाता है फिर 0। आ रहा है समझ में। तो हमने देखा जब ये पहले ऐसे 10 बार ऑसिलेट कर रहा था ना, और मैग्नेटिक फील्ड लगाते उतने टाइम में सिर्फ 2-3 बार ऑसिलेट किया और रुक गया, ऑसिलेशन डैम्प, रुक गया। ऐसा क्यों हुआ, जब ये अंदर आया, अंदर आने से रोका, पहली चीज़ तो अंदर जब आ रहा था तो अंदर आने से रोका। अब जब बाहर जा रहा है तो फ्लक्स घटेगा ना, फ्लक्स घटेगा तो ये चाहता है कि फ्लक्स उतना ही रहे, लिंक हो तो गया इसके साथ, लेकिन फिर ये क्या चाहता है, मेरे साथ उतना ही रहे। तो फिर बाहर निकल रहा होगा तो उस टाइम पे अपोज होगा इसका, लिंक फ्लक्स फुल रहे। आ रहे समझ में क्या कह रहा हूँ। एक और एग्जांपल, 2 पाइप ले लो,
पीवीसी पाइप ले लो एक, बहुत अच्छे से समझना है आपने क्योंकि बहुत बड़ा यूज है आगे इसका। कभी आप सोचोगे मैं पढ़ा दिया आपको एडी करंट, आपको पता ही नहीं है क्या एडी करंट। दो पाइप ले लिए, एक पीवीसी पाइप है और एक मेटलिक पाइप है, एल्यूमिनियम का कोई भी मेटल है मान लो। तो ये पीवीसी पाइप है और ये एल्यूमिनियम का है। अब इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट डालनी है भाई। कैसी मैग्नेट डालनी है आपने? सिलेंड्रिकल, यहाँ से छोड़नी है। आ रहा है समझ में? अब आपने छोड़ा तो ये टी टाइम में गिरी। ये उतना ही टाइम है जितना आप बिना इस पाइप के गिराते हो। जब एक मैग्नेट को आप वैसे गिराते हो तो उतने टाइम में ये स्टैंड पर फिक्स कर दिया हमने एक स्टैंड पे, ताकि ये जब नीचे गिरे तो उसका टाइम कैलकुलेट कर सकें। अगर ग्राउंड पे रख देंगे तो दिखेगा थोड़ी ना, ये एक स्टैंड पर है ऊपर, ताकि ये मैग्नेट जब ये यहाँ से निकले तो टाइम हमें पता हो। समझ में? तो ये पीवीसी पाइप है ना, इसमें से उतना ही टाइम लिया जितना वैसे बिना पाइप के लेती थी, सेम टाइम। कोई मतलब वो नहीं है, ओपोजिशन नहीं है। क्या है समझ में? ओपोजिशन नहीं है। लेकिन जब एल्यूमिनियम पाइप था और इस तरह से आपने सिलेंड्रिकल मैग्नेट को गिराना है कि इसको टच ना करे बस ये चारों तरफ से, ये थोड़ी सा ये पाइप थोड़ा सा आपने ब्रॉड चौड़ा ले लेना है और मैग्नेट थोड़ी सी नैरो। समझ में? तो आप जब इसको गिराओगे तो इसमें क्या देखा गया? टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगा, टाइम पीरियड बढ़ गया है। क्या है समझ में? जब आप इसके अंदर से गिरा रहे थे इस मैग्नेट को, सिलेंड्रिकल मैग्नेट को, टाइम ज़्यादा क्यों लगा बताओ? क्योंकि इसके एल्यूमिनियम के अंदर क्या क्रिएट हुआ? एडी करंट। और वो क्या है? वो उसने इसके मोशन को क्या किया? अपोज किया। समझ में? मोशन को अपोज किया तो मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा गिरने में। तो हमारे समझ में अच्छा, मतलब एडी करंट का मतलब ही क्या है? अपोजिशन टू मोशन। क्यों? कॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। किसके कारण है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? देखो, एप्लीकेशंस मतलब यूजेस, कहाँ यूज़ करते हैं एडी करंट को वो और समझ लो। अब देखो एक चीज़ होगी, जब एडी करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगा ना तो समस्या क्या आएगी? इस मेटलिक कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस है। क्या इसका? रेजिस्टेंस। तो आपको पता है अगर करंट फ्लो होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी कि रेजिस्टेंस के कारण। तो इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, कंडक्टर गर्म भी हो जाता है। तो ये डिसएडवांटेज भी हो सकती है और एडवांटेज भी। और हम इसको डिसएडवांटेज भी बना सकते हैं और एडवांटेज भी है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना हम इसका कैसा यूज़ कर रहे हैं। ये जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसका अगर आप मिसयूज़ समझो, क्योंकि हमारी एनर्जी अगर वेस्ट हो रही है उस टाइम पे, हीट प्रोड्यूस हुई वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी, तो वो तो हमारी एनर्जी लॉस है ना, तो उस टाइम पे तो दिक्कत दे रहा है अपने को एडी करंट। लेकिन अगर आप इसकी हीट का यूज़ कर सको तो वो अपने लिए एडवांटेज होगी, है ना। तो इसके यूजेस देखो एक बार, हम कैसे एडी करंट का यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट कहाँ यूज़ करते हैं? जब सबसे पहला यूज़ लिखता हूँ मैं इंडक्शन मोटर्स में। इंडक्शन मोटर्स, फैन हो गया, ठीक है, और दूसरी मोटर होगी आपकी, ठीक है, कूलर की मोटर हो गई या दूसरी मशीनों की मोटर होगी। ये इंडक्शन मोटर्स हैं बेटा, समझ में आया? ये क्या है? लो आरपीएम मोटर्स हैं, लो आरपीएम पे चलती हैं। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट। समझ में आया कि नहीं आएगा? ये इंडक्शन मोटर्स क्यों हैं, क्यों रखा है नाम हमने इंडक्शन मोटर? एक्चुअल में आप फ़ैन को देखोगे, फ़ैन को खोल करके देखोगे, या फिर आप कोई मोटर है आपके घर में पानी भरने वाली है या कूलर की मोटर है, उसको आप खोल करके देखोगे, आप क्या पाओगे कि ऐसे सर्कुलर है वो, और यहाँ कोयल्स हैं, यहाँ इसमें कोयल्स बंधाई की गई है। क्या है? कॉपर वायर्स। क्या बेटा? इसमें कॉपर वायर्स और कुछ नहीं है। और करंट सिर्फ किस में दे रहे हैं हम? कॉपर वायर्स में। ये तो फ्रेम है, इस फ्रेम में ये कोयल्स ऐसे डाली गई, बंधाई बोलते हैं इसको, बंधाई किए हुए, और कोयल्स ये ऐसी हैं। अब इसमें सिर्फ सप्लाई देंगे हम, एसी सप्लाई। मोटर कैसे घूमती है आपकी? आटा चक्की वाली मोटर हुई या कूलर वाली मोटर है या ये फ़ैन है, सेम वर्किंग है तीनों की। कैसे घूमती है वो देखो आप। इसके अंदर सिर्फ एक रोटर लगा होगा लोहे का, एक रोटर है गोल गोल, वो लगा होगा सिर्फ। अब ये घूमेगा कैसे, क्यों घूमेगा? एडी करंट के कारण। समझ में ना? मैंने बोला था हमारे यूज़ करने के ऊपर डिपेंड करता है हम इसका यूज़ कैसे करते हैं एडी करंट का, ठीक है। तो हमने ऐसे कोयल्स लगाई हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने की ट्राई करूँगा, आपको समझ में आए तो हमने कोयल्स लगाई ऐसे, मान लो 2 कोयल्स ऐसे, 2 कोयल्स ऐसे, समझ में? ये ऐसे ही ऐसे, तो हमने एसी सप्लाई दी है। तो एसी सप्लाई दी है तो एक बार करंट की डायरेक्शन ऐसी,
देखो इसके कारण क्या होगा, इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक बार ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके अंदर, अंदर कोइल्स के कारण। ये रोटर नहीं है, मान लो रोटर नहीं है ना, अगर आप इसके अंदर पेचकस डाल के देखोगे और सप्लाई दे दोगे तो आपका पेचकस अपने आप ऐसे घूमेगा, स्क्रू ड्राइवर। ये देखा है कभी, करके देख लेना। क्योंकि इसके अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब रोटर डालने से क्या होगा, रोटर फिक्स है, रोटर में करंट नहीं दे रहे हैं हम, और रोटर दो जगह फिक्स है, एक आगे बैरिंग के ऊपर, एक पीछे, दो बैरिंग लगा करके फिक्स कर दिया। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये दो कोयल्स हैं इसकी ऐसे, ये आमने सामने वाली, करंट ऐसा, कुछ देर बाद करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अबाउट ऐसा बन रहा है कोयल्स में। थोड़ी देर बाद करंट की डायरेक्शन बदलेगी और घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे हो जाएगा। अब ये बहुत फास्ट होगा, ये तो मैं आपको स्लो समझा रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड कभी ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा। करंट की डायरेक्शन ऐसी है अपनी, अल्टरनेटिंग करंट है, उसका कुछ सहयोग मिलेगा। और कुछ हमने कनेक्शंस ऐसे किए हैं कैपेसिटर की हेल्प से, ताकि कैसा मैग्नेटिक फील्ड बन सके इन कोयल्स में, रोटेटिंग। अब इसके अंदर ये रोटर डाल रखा है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड होना मान लो, तो इसका अपोजिशन करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इसको किधर बनाना होगा, ऐसे। तो अपने अंदर से एडी करंट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड करने के, ऐसे ऐसे घुमा के करके क्या बनाएगा, उल्टा मैग्नेटिक फील्ड। आगे समझ में। अब जब ये ऐसे बना करके रेडी हुआ इधर उल्टा बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड, इतनी देर में ये ऐसे घूम गया मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको फिर कैसा बनाना पड़ेगा, ऐसा अपने अंदर। और फिर ऐसा जब करंट फ्लो करवाएगा अपने अंदर से रोटर, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, उसको कैंसिल करने के लिए। क्योंकि फ्लक्स चेंज, फ्लक्स को क्या करता है ये, अपोज। क्योंकि मेरे साथ लिंक फ्लक्स चेंज ना हो, मेरे साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक ना हो, उसको अपोज करने के लिए उल्टा बनाएगा। कभी ऐसे हो जाएगा तो ऐसे बनाएगा, उल्टा करंट ऐसे फ्लो करवाएगा। तो ये बहुत तेज़ है इंसानों से भी। रोटर क्या करता है, रोटर ये करता है कि जब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको अपोज करने के लिए ऐसा करंट फ्लो करवाया, ठीक है, एक बार फ्लो करवा दिया। जब ये ऐसा हुआ तो फिर उसको ऐसा करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, ऐसा। तो वो क्या करेगा पता है, रोटर करेगा, मैंने पहले तो मैग्नेटिक फील्ड बना ही रखा है। अब ये जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा कोइल्स में, तो क्यों ना मैं रोटर को ही घुमा दूँ, बार बार। एक बार तो ऐसे फ्लो करवाऊँ, कभी ऐसे साइड में, कभी ऐसे। क्यों, क्या तरीका है, एक बार ये ऐसे फ्लो करवा रहा है तो ऐसे फ्लो करवा दिया रोटर ने अपने अंदर से, अपोज करने के लिए, अपोज हो गया। अब ये जब ऐसे हुआ तो इसने क्या किया, इसने ये मैग्नेटिक फील्ड हटाने की जगह और ये ऐसा बनाने की जगह इसने क्या किया, इसी को ऐसे घुमा दिया मैग्नेटिक फील्ड को, रोटर ने किया ये। अब फिर ऐसे घूम गया, फिर रोटर ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, फिर रोटर ऐसे घूम गया। तो देखो बार बार जब ऐसा ऐसा हो रहा है ना, ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ये घूम रहा है, इसके कारण रोटर भी घूम रहा है, रोटर को बार बार घूमना पड़ रहा है। और उसी अपोजिशन को मतलब अपोज करने के लिए बार बार क्या करता रहता है, घूमता रहता है। और यही तो चाहिए अपने को, मोटर घूमनी चाहिए। मोटर घूमेगी, फ़ैन की मोटर ऐसे घूमती रहती है, हर बार अपोजिशन करती है, बार बार उसी फील्ड में, उसी अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। आ रहा है समझ में। और अपोज करने के लिए बार बार घूमेगी। हम इसको रोटर पे क्या लगा देते हैं, ब्लेड्स लगा देते हैं, फ़ैन बन गया अपना। उसी रोटर पे पुली लगा दी, मोटर बन गई अपनी। उसी रोटर पे दूसरी ब्लेड लगा दी छोटी छोटी, वो कूलर की मोटर हो गई। समझ में रहे। उसी रोटर के ऊपर दूध बिलोने वाला वो लगा दिया, ऐसे जो देखा होगा आपने बुश, वो लगा दिया, वो दूध बिलो देगी, मदानी जिसको बोलते हैं आप, समझ में ना। तो ये सारी इंडक्शन मोटर्स हैं, लो पावर, लो आरपीएम पे चलती हैं, ठीक है बेटा। क्यों किया हमने ये सारा तामझाम, पता है आपको? क्योंकि अगर आप देखोगे दूसरी मोटर्स की तुलना में ये ज़्यादा अच्छी हैं, इनकी मेंटेनेंस बहुत कम है। आपने देखा होगा कई कॉलेजेस में, स्कूल में 50, 60, 100 साल पुराने पंखे चलते रहते हैं। भले ही चलते हुए ऐसे हैं लेकिन चलते रहते हैं, क्योंकि पुराने टाइम के हैं ना, समझ में आएगा। वो ख़राब नहीं होती है, मतलब इतना ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है इनका। दूसरी चीज़, अगर हमने दूसरी मोटर लगा रखी होती, दूसरी मोटर कौन सी, आप देखो, कोयल्स में भी करंट दो, कोयल्स में भी करंट दो, और अंदर जो आर्मेचर लगा है उस पर भी कोयल्स लपेट दो और उनमें भी करंट दो। फिर इसमें भी करंट दे रखा है आपने, और जो आर्मेचर है ना फ्रेम अंदर, उस पर भी बंधाई कर रखी है। दोनों में करंट दोगे, बहुत फास्ट घूमेगी, बहुत फास्ट। समझ में रहे। वो कौन सी मोटर है, हाई स्पीड मोटर्स। कहाँ पे यूज़ होते हैं, कहाँ देखते हो आप उनको, हेयर ड्रायर्स में आप देखते होगे, मिक्सी में आप देखते होगे, देखते ना लड़कियाँ नहा के आती हैं ऐसे बाल सुखाती हैं, हेयर ड्रायर्स की मोटर में वही होता है, बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं, है ना, हाई स्पीड पे चलती हैं वो। उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि जब मोटर घूमेगी तो दो वायर अगर जोड़ रखेंगी तो टूट जाएंगी, तो उनको करंट लगातार देने के लिए कार्बन ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं। पता नहीं कितने सारे तामझाम है, कार्बन ब्रेसेस, स्प्रिंग लगाने पड़ते हैं, कभी उनका कुछ घिस जाता है, कभी कुछ घिस जाता है। समझ में। अब देखो मिक्सी की मोटर ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है, तो वो हाई आरपीएम की होती हैं, लेकिन उनकी इतनी पावर नहीं होती
कि मिक्सी की मोटर जो है आप गंडासे पे चला दो, इतनी पावर नहीं होती उनमें, इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती। ये इंडक्शन मोटर्स हैं, इनमें ताकत ठीक ठाक होती है। आया समझ में? तो एक इसका ये यूज़ है। दूसरा यूज़ कहाँ है? इंस्ट्रूमेंटल डैम्पिंग। ये क्या है भाई? इंस्ट्रूमेंटल डैम्पिंग क्या है? ध्यान से देखिए। जब आप एक एमीटर में करंट फ्लो करवाते हो, ठीक है, 0 मतलब 1 एम्पियर, 0 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो उसका जो नीडल है वो घूम करके जाएगा ऐसे। भाई नीडल जो है ना इसमें वो घूमता है ऐसा, और 3 पे गया। एक रिस्टोरिंग टॉर्क है, मैंने आपको समझाया, वो वापस इसको लाना चाहेगा नीडल को उसी पोजीशन पे। करंट आपने दे रखा है तो बार बार क्या करेगा, ये करंट आपने जो सप्लाई दी है उसके कारण 2 और 3 के बीच में ऐसे ऐसे झूलता रहेगा, इनर्शिया के कारण। इसमें मोशन आ गया है, रिस्टोरिंग टॉर्क वापस लाना चाहता है तो वापस आएगा, लेकिन करंट के कारण फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, ऐसे ऐसे झूलता रहेगा, ऑसिलेट होता रहेगा। और हम 10 मिनट हो गए खड़े हुए हैं, कभी रुके तो इसका मेजर कर लें कितना करंट दे रहा है। 2 और 3 के बीच में झूल रहे हैं, 10 मिनट हम देखते रहे, रुके ही नहीं, तो रीडिंग कैसे लेंगे? तो यहाँ पे जो सिलेंडर है उसके अंदर क्या क्रिएट होता है? एडी करंट। जो आपको समझाया था ना मैंने, गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या आता है? छोटा सा सिलेंडर, उसके अंदर अपने आप एडी करंट प्रोड्यूस होता है अपने आप, और वो फिर इसके ऑसिलेशन को क्या कर देता है? डैम्प, और फिर ये जल्दी एक जगह रुक जाता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में है ऑलरेडी वो सिलेंडर। समझ में रहा है? और मैग्नेटिक फील्ड में है तो अपोज करेगा, सीधी बात है। करंट फ्लो होगा, एक और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसको अपोज करेगा, तो बार बार ऑसिलेशन इसका स्लो हो जाएगा, डैम्प होगी और जल्दी रुक जाएगा एडी करंट के कारण। आ रहा है समझ में? अगला यूज़ क्या है इसका? मैग्नेटिक ब्रेक्स। मैग्नेटिक ब्रेक्स जो होते हैं ना बेटा, आजकल वो वाले ब्रेक यूज़ नहीं होते, आजकल ज़माना थोड़ा मॉडर्न हो गया है। जो रेल्स हैं, ट्रेन, पुरानी ट्रेनें, उनमें तो वही पुराना सिस्टम यूज़ होता है ब्रेक वाला। अब यहाँ पे क्या है, जो नई न्यू टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स आई हैं उनमें मैग्नेटिक ब्रेक्स लगा दिए, मतलब घिसावट नहीं होगी किसी चीज़ की, जिसको बोलते हैं वियर टियर। वियर टियर का खर्चा नहीं आएगा, तो हमारी जो क्या बोलते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट वो बचेगी। कैसे पता है? जब ट्रेन का टायर घूमेगा, लोहे का होता है, आपको पता है, ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की, लोहे का है। इसके इधर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दो, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और जब आपको इसको रोकना हो ट्रेन को तो उनमें करंट फ्लो करवा दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, तो मोशन को क्या करेगा? वो अपोज, रुक जाएगी ट्रेन। तो ये मैग्नेटिक ब्रेक्स यूज़ होते हैं आजकल। समझ में आ गया? टच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पहले क्या किसी चीज़ को टच करके रोकते थे ना, पहले वाले ब्रेक्स में टच करना पड़ता था डिस्क पैड को या ड्रम्स को, तो उसमें घिसावट होती थी ब्रेक लगाने पर, तो घिसावट को हम क्या बोलते हैं? वियर टियर। तो वियर टियर का खर्चा नहीं है। अगला है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस क्या होती है? देखो, मान लो ये एक पोट है आपके पास, बर्तन है, ठीक है, ये मिट्टी का बर्तन है और इसमें कबाड़ डाल रखा है, बहुत ज़्यादा कबाड़ भर दिया आपने, स्क्रैप जिसको बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? स्क्रैप, बेकार जो चीज़ हो जाती है ना, लोहे की चीज़ें, वो स्क्रैप है, कबाड़ बोल सकता हूँ। अब आप इसको पिघलाना चाहते हो, आप चाहते हो इसको पिघला करके एक नए मटेरियल में इसको ढाल सकें, तो तरीका क्या है? ये नीचे से गर्म करें हम इसको, फर्नेस का मतलब भट्ठी, ठीक है, एक तरीका ये। तो इसको गर्म करेंगे तो उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं दे सकती, क्योंकि आप गैस से गर्म करो या किसी चीज़ से गर्म करो तो मान लो 500 डिग्री 600 डिग्री पहुंच गया, 700 डिग्री, गैस से अगर गर्म करोगे ना, गैस वेल्डिंग जो होती है वो टेम्परेचर होता है 800-900 डिग्री, जबकि ये पिघलती कितने पे? ये जो मटेरियल है वो 1000 डिग्री सेल्सियस पे। तो इतना टेम्परेचर जब तक नहीं लगाओगे तब तक पिघलेंगे नहीं ना, आप इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो हम क्या करते हैं? आसान तरीका है, बढ़िया बेस्ट। क्या तरीका है? इधर एक साइड एक मैग्नेट लगा दी, इसमें करंट फ्लो करवा दिया, एक साइड इधर ये मैग्नेट लगा दी, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और इनमें करंट देते रहे। और कौन सी सप्लाई दे दी हमने? इनमें एसी सप्लाई दे दी। ध्यान से देखो, कौन सी सप्लाई दे रखी है? एसी सप्लाई। टेंशन की जरूरत नहीं, एक बार ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। क्यों एक बार ऐसे, एक बार ऐसे? क्यों? क्योंकि ये मटेरियल जो पड़े हैं ना अंदर में, स्क्रैप, जब ऐसे फ्लक्स जाएगा, इसके साथ फ्लक्स लिंक होगा, तो इसको अपोज करने के लिए ऐसे अपने अंदर से करंट फ्लो करवाएंगे, है ना। जब ऐसे फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो अपने अंदर से कैसे करंट फ्लो करवाएंगे? ऐसे, इस फील्ड को अपोज करने के लिए।
तो एक बार ऐसे चार्जेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, एक बार ऐसे, 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 बार बार जब ऐसा होगा, सोचो आप किसी चीज़ को बार बार ऐसा कर रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, तो गर्म होते चले जाएंगे अपने आप ही। हमने कोई नीचे आग नहीं जला रखी इनके, सिर्फ मैग्नेट लगा रखी है, और बिना टच के उस चीज़ को क्या बोलते हैं, बिना कॉन्टैक्ट के इंडक्शन। बिना कॉन्टैक्ट के इनको गर्म कर रहे हैं, कब तक गर्म होगी, कितना भी जा सकता है टेम्परेचर, 1000 जा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है, 1200-1300 डिग्री सेल्सियस। कब तक ये प्रोसेस चलेगी, जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफ नहीं करते हो तब तक चलेगी प्रोसेस, समझ में ना। तो इसको इंडक्शन फर्नेस बोलते हैं। इंडक्शन मतलब आपने कोई भट्टी नहीं लगा रखी, फर्नेस का मतलब तो भट्टी है, लेकिन एक ऐसी भट्टी है जिसमें बिना कॉन्टैक्ट के, बिना किसी आग के मटेरियल मेल्ट होता है, पिघलता है। ये दूसरी फर्नेस से कैसे अलग है, दिख रहा है ना आपको, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से हम उनके अंदर का जो रेजिस्टेंस है उसको यूज़ करके। एक और चीज़ आपने देखी होगी बेटा, आपके घर में इंडक्शन चूल्हा, आपके घर में है क्या ये इंडक्शन चूल्हा, किस किस के घर में है, सोचो अभी मेरे साथ। आप देखो इंडक्शन चूल्हा आप बिजली में लगाते हो, ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो। इंडक्शन चूल्हा को आपने बिजली में लगाया, स्विच ऑन किया, उसके ऊपर स्टील का या आयरन का कोई मेटलिक आपने टम्बलर रखना है, बर्तन रखना है, बस बर्तन रखना है और कुछ नहीं करना। उसमें पानी डाल दो, कुछ भी आपकी मर्जी, आप उसमें दूध डाल लो, गर्म कर रहे हो आप, चाय बना रहे हो, पानी डाल दो, चीनी पत्ती डाल दो, बटन दबाओ, चालू। उसके नीचे, बर्तन के नीचे 100 का नोट रख दो, 500 का रख दो, 2000 वाले तो बंद हो गए अपने, मान लो 500 का रख दो आप, बर्तन गर्म होगा, नोट नहीं जलेगा कभी भी। क्यों, ऐसा क्यों होगा पता है, क्योंकि उसके अंदर जो इंडक्शन चूल्हा है ना अपना, उसके अंदर एक कोयल, आप देखोगे ऐसे, मैंने तो खोल के देख रखा है वो, उसके अंदर ऐसे कोयल है, उस कोयल में करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनता है घूमता हुआ। मैग्नेटिक फील्ड, जो बर्तन रखा है आपने वो क्या चाहता है, मेरे साथ फ्लक्स लिंक ना हो, इसके अपोजिशन में अपने अंदर से क्या फ्लो करवाता है, एडी करंट, और वो एडी करंट फ्लो करवाता है ना, तब रेजिस्टेंस है उस बर्तन का कुछ इतना गर्म हो जाता है, हमारी चाय बन जाती है, हमारा दूध गर्म हो जाता है, कुछ भी गर्म कर सकते हो आप उससे, खाना बना सकते हो उसके ऊपर। आगे बेटा समझ में, सबसे बेस्ट यूज़ देखो इसका। आप कह रहे हैं एडी करंट हो सकता है नुकसानदायक हो, फायदेमंद भी होता है कई जगह, वो तो मैंने बोला था ना, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसका यूज़ कैसा ले रहे हैं। एक एडी करंट का लास्ट यूज़ देखिए, आपके जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर, अरे जिससे स्पीड मेजर करते हैं बाइक्स में, तो उसमें एडी करंट बनती है। एडी करंट के कारण एक वायर जुड़ी होती है उससे, देखो आप कभी भी, वो नीचे वाले टायर जो होता है ना, नीचे आगे वाला टायर, आगे का जो टायर है बाइक का, उसके नीचे एक वायर जुड़ करके और मीटर में जाती है, तो उसमें एडी करंट बनती है, और एडी करंट बनने के कारण स्पीडोमीटर रीडिंग देता है 100 मीटर आगे चले गए, 200, 500, 1 किलोमीटर आगे, कितने आगे चले गए हम, और साथ में हमारी स्पीड भी बताता है वो, समझ में गया, स्पीड बताएगा। वैसे तो ओडोमीटर है वो, यानी कि स्पीड भी बताता है और डिस्टेंस कवर्ड हमने कितना किया वो भी बताता है। मैंने स्पीडोमीटर इसलिए लिखा, स्पीडोमीटर में भी यूज़ होता है ये, आगे समझ में। तो नेक्स्ट हम जो कल करेंगे वो करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन, ठीक है ना, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस।